प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को भी कवर करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में भी हमने हाल ही में इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी करंट अफेयर के साथ साथ खत्म किया है। इस सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम आपको इलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं। इससे आप यूपीएससी के ऑप्शंस को कम जानकारी या सीमित जानकारी के बावजूद इलिमिनेट करके और सही आंसर प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक जनसंख्या यहां निवास करती है। तो ये आपको बताना है कि पश्चिमी तट में जनसंख्या अधिक निवास करती है कि पूर्वी तट में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। सेकंड, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट सकरा है। का मतलब है कि पश्चिमी तट काफी चौड़ा है और पूर्वी तट सकरा है। थर्ड स्टेटमेंट, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां छोटी तथा तीव्रगामी होती है। ठीक है। चौथा, इस तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह का विकास कम हुआ है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपकी जानकारी नितांत आवश्यक है। यहां पर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम इलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली आपके नॉलेज का ही टेस्ट होता है, चाहे वो क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के सेक्शन से हो, हिस्ट्री के सेक्शन में और फिजिकल ज्योग्राफी में, या यूं कहें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट में इलिमिनेशन टेक्निक से ज्यादा नॉलेज पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीएससी डिमांड भी करती है कि आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए भारत के इतिहास और भारत के भूगोल के बारे में जितना कि एक सिविल सर्वेंट होने लायक हो। तो ऐसे में यहां पर भी अगर आप लोग इलिमिनेशन टेक्निक लगाने लगेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से काफी गलती कर बैठेंगे। ठीक है। तो आइए जान लेते हैं पहले अब कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। यहां देख लीजिए, एक मैप है। ये भारत का पश्चिमी तट है जो यहां गुजरात से शुरू होता है और केरल तक आता है, और ये भारत का पूर्वी तट है। आप सभी जानते हैं कि ये जो भारत का जो पश्चिमी तट है, ये देखने में भी लग रहा है कि ये काफी पतला है। दिख रहा है ना, काफी पतला है, जबकि पूर्वी तट काफी मोटा दिख रहा है। पश्चिमी तट की तुलना में काफी मोटा दिख रहा है। आप सभी जानते हैं कि यहां पर पश्चिमी तट के साथ ही एक पूरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट की गुजरती है। तो पर्वतों पर जनसंख्या का निवास कम होता है और मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहती है। जबकि पश्चिमी घाट में आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में यहां से सीधे कोई एक पर्वत श्रृंखला एक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत हैं, और वो छोटे छोटे पर्वत हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला यहां से यहां तक नहीं है। छोटे छोटे पर्वत होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या पर्वत की घाटियों में या मैदानी क्षेत्रों में बसी हुई है। तो यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है। तो पूर्वी घाट में जनसंख्या का संकेंद्रण पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूं, गुजरात से लेकर के यहां, और यहां मुंबई से लेकर के गोवा, फिर गोवा से लेकर के मंगलोर, और मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी, ये पश्चिमी तट के 4 मैदान हैं। इन मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये नाम हमें बताएंगे। ठीक है, कि पश्चिमी तट मैदानों को गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक अलग अलग क्षेत्रों में किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है,
बाकी बाद में मैं इसको अगले लेक्चर में इसका सही नाम बता दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट में आज जरूर बताएं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये इसका तट सकरा है, इसका तट चौड़ा है, तट चौड़ा है। और ये भी ध्यान रख लेते हैं कि इधर सकरा है, पर्वत एकदम यहां से यहां तक है, तो पर्वत के बाद सीधे गड्ढा है, मतलब समुद्र शुरू हो जाते हैं। यहां भी समुद्र शुरू होता है, लेकिन यहां पर बहुत अधिक नदियां गिरती हैं, यहां पर बहुत अधिक नदियां गिरती हैं, और इन नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, उन निक्षेपों से इस तट के आसपास बहुत दूर तक निक्षेप जमा करने के कारण यहां पर कोस्ट लाइन सकरा हो गया है। यहां पर बहुत सारी नदियां, दूरवर्ती नदियां नहीं आ पाती, क्योंकि तट के साथ ही बहुत बड़ा पर्वत रेंज है जो कि नदियों को यहां पार नहीं होने देता, बल्कि यहां जो नदियां इस साइड से आती है वो बड़ी दूरी तय करके आती है, क्योंकि बीच में कोई पर्वत होता नहीं है और पूर्वी घाट कटा कटा है, तो नदियां उसको पार कर जाती है। ठीक है, तो आइए अब इसको जान लेते हैं यहां पर कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में जनसंख्या का निवास अधिक है, ये सही है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट सकरा है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट सकरा है। ठीक है, तो पश्चिमी तट सकरा है, तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं। पूर्वी तट में नदियां छोटी और तीव्रगामी, तो आप सभी जानते हैं कि पूर्वी तट में कुछ प्रमुख नदियां जो कि गिरती हैं वो है इधर से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये सभी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। गोदावरी नदी बहुत लंबी नदी है, कृष्णा नदी बहुत लंबी नदी है, सब छोटी छोटी नदियां थोड़े हैं। और साथ ही इनकी जो प्रवाह की गति होती है वो काफी धीमी होती है। और धीमी क्यों होती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र से गुजरती है। यहाँ पूरा मैदान है, मतलब कोई पहाड़ी ढलान नहीं है, जबकि हिमालयी नदियों की जो गति होती है वह काफी तीव्र होती है। तीव्र होने का कारण क्या है कि वो हिमालय की ढलान से कूदती हैं, तो उनकी गति ज्यादा होती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती है इनकी गति धीमी होती है। ठीक है, तो यहां पर यह जो स्टेटमेंट है कि नदियां छोटी और तीव्रगामी होती है, यह भी गलत हो जाएगा। इस तटीय मैदान में प्राकृतिक बंदरगाह का विकास कम हुआ है। विकास कम क्यों हुआ है भाई, तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इधर बहुत सारी नदियों ने आकर के निक्षेप जमा कर दिया है, और बंदरगाह बनने के लिए क्या चाहिए, जहां बड़े बड़े जहाज आएंगे तो उनके लिए क्या चाहिए कि समुद्र में पानी बहुत अधिक हो, वहां पर गहराई अधिक हो, तभी तो वहां पर जहाज आ पाएंगे। अब तट छिछला है तो वहां पर समुद्री जहाज नहीं आएंगे, तो इधर का तट छिछला होने के कारण यहां पर बंदरगाहों का विकास पूर्वी तट की तुलना में, बंदरगाहों का विकास पश्चिमी तट की तुलना में कम हुआ है, पश्चिमी तट की तुलना में कम। ठीक है, इधर बहुत अधिक बंदरगाह है, इधर जो बंदरगाह है वो वर्ष भर खुले रहने वाले बंदरगाह है, इधर भी बंदरगाह है, लेकिन ये एक तो लिमिटेड है और दूसरा कि ये वर्ष भर चलायमान नहीं हो। ठीक है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह का विकास कम हुआ, ये भी सही है। तो पहला और चौथा ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न है कामिकेज ड्रोन। देखिए, मुझे लगता है कि यह प्रश्न इस बार बहुत अधिक संभावित है पूछे जाने के लिए, और इसके पीछे का कारण है कि इस ड्रोन ने रसिया यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इवन अनएक्सपेक्टेड। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भूमिका इस ड्रोन के द्वारा निभाई जा सकती। जहां पर बहुत सारे हथियार अक्षम हो रहे थे, वहां पर यह ड्रोन काम कर पा रहा था और रसिया ने इसका भरपूर फायदा उठाया। आइए देखते हैं। ये छोटे छोटे मानव रहित विमान हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं, लेकिन और जो लक्ष्य से टकराने और विस्फोट होने पर नष्ट हो जाते हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट। अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि चलिए आपको नहीं पता है कामिकेज ड्रोन के बारे में, फिर कैसे सही करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया कि इसमें कुछ सही है कि गलत है। ठीक है, और सेकंड पे आते हैं। यह यूएसए द्वारा विकसित है और सिर्फ इसी के पास है। तो देखिए, पहले तो कि एक कंट्री का नाम दे दिया, और दूसरा कि सिर्फ मतलब बहुत स्टेटमेंट को बहुत कठोर कर दिया। ठीक है,
जैसे ही स्टेटमेंट कठोर हो गया, डेफिनेट स्टेटमेंट हो गया, तो उसके गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, यह नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के कैमिकाजे पायलटों से लिया गया है। यहां पर भी देखिए थर्ड स्टेटमेंट में पहले तो कि द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दे दिया गया, एक घटना से जोड़ दिया गया, और दूसरा किसी देश के नाम से इसको जोड़ दिया गया। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही स्टेटमेंट निश्चित होने लगता है, डेफिनेट होने लगता है, वहां पर उसके गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पहला स्टेटमेंट हमें समझ लिया है, लेकिन दूसरा में हमें लगा कि दूसरा गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ इसी के पास है और यूएसए द्वारा विकसित है। तो दूसरा अगर गलत है तो हमने इसको अगर काटा तो सीधे हमारा आंसर निकल गया केवल एक। इसका मतलब कि तीसरा भी गलत हो रहा था, और तीसरा हमने देखा भी कि तीसरे में भी एक नाम है और दूसरा एक युद्ध से जोड़ा गया है। तो जहां भी स्टेटमेंट निश्चित होने लगे उसके गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं केमिकल ड्रोन। बेसिकली ये देखिए, ये शहीद 136 ड्रोन है। बेसिकली ये ईरान के द्वारा ये ड्रोन डेवलप किया गया है, और इस ड्रोन को ईरान ने रूस को बेचा था, और इस ड्रोन को रूस ने यूक्रेन युद्ध में भरपूर उपयोग किया है। अब इस ड्रोन की विशेषता क्या है कि ये यूक्रेन की राजधानी कीव के और बहुत बड़ा हमला करने में रूस को इसको काफी लाभ मिला है। विशेषता क्या है कि ये छोटे छोटे मानव रहित विमान है। बेसिकली ये ड्रोन और विमान दोनों का काम करता है, इसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत छोटा होता है ड्रोन के आकार का, और विस्फोटकों से भरे होते हैं। ये करता क्या है कि इस पर विस्फोटक लदे होते हैं। बेसिकली ड्रोन जो आज तक हम जानते हैं, ड्रोन जाता है, डिलीवर करके वापस आ जाता है, ये ऐसे ड्रोन है। तो लेकिन इससे होता क्या था कि लोग टारगेट लगा देते थे और ड्रोन को नष्ट कर देते थे। लेकिन इस ड्रोन में एक विशेषता है कि बहुत फास्ट जाता है जहां भी जाना है, और वहां जाकर के किसी भी दूसरे माध्यम से टकराने से पहले ही अपने लक्ष्य पर जाकर के और टूट जाता है, वहां जाकर के धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही गिरा, इसमें जो विस्फोटक है उसके साथ विस्फोट हो गया। मतलब ये ड्रोन भी वहां पर उड़ जाता है, लेकिन वह ड्रोन अपना जो लक्ष्य था उसको भेज चुका होता है। तो ये बहुत ही लक्ष्य से टकराने और विस्फोट होने पर नष्ट हो जाता है। ये इसीलिए बल्कि तैयार ही किया गया होता है, इसको वापस नहीं बुलाना होता, जाइए टकरा करके नष्ट होकर के और वहां पूरे क्षेत्र को उड़ा दीजिए। ठीक है, और ये नाम कहां से लिया गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान के सैनिक हुआ करते थे, जो कि केमिकेज पायलट, वहां के जो पायलट होते थे जापानी पायलट, उनको केमिकेज पायलट कहा जाता है। वो क्या करते थे कि जाते थे शत्रु के पास अपने जहाज लेकर के, बहुत साहसी होते थे, और शत्रु के क्षेत्र में जाकर के जहाज सहित अपने आप को उड़ा लेते थे। तो वहीं से नाम लिया गया है केमिकेज पायलट से, केमिकेज ड्रोन। और ये दुश्मनों के ठिकाने पर आत्मघाती हमले करते थे। ये काफी अपडेटेड है, काफी मॉडर्न वर्जन में आता है। साथ ही यह बहुत सारे देशों के पास है, यूएसए के पास तो है ही, लेकिन यूएसए के पास रूस, चीन, इजराइल, ईरान और टर्की, इन सभी देशों के पास भी केमिकल ड्रोन उपलब्ध है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा केमिकल ड्रोन के बारे में, तो यही सब पूछा जाएगा। रसिया ने जो केमिकल यूज किया है वो कहां से लिया गया है? ईरान से परचेज किया गया है। तो ये थोड़ी एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जो इसको आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर है ओफियोलाइट्स। अब देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर के लिए मैं आप लोगों को बार बार सलाह देता हूं कि अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन में सीधे आंसर आता है तब तो आप उसका आंसर करिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर रिस्क नहीं लीजिए, क्योंकि यहां गलत ही होना है। मैक्सिमम संभावना है कि आप गलत हो जाएंगे। चार में से कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो भी एलिमिनेट करने का यहाँ स्कोप होता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट स्कोप होता है। तो यहां पर अगर निश्चित रूप से आपको आता है तो बनाइए, नहीं तो वन लाइनर क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। खैर, इसको जान लेते हैं। ओपियोलाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही गलत को तो घेर देना है, तो आप सभी जानते ही हैं। देखिए पहला है कि मेसोजोइक अवधि के दौरान समुद्री तल चुंबकीय विसंगतियों का पता चला, इसको ओपियोलाइट कहा गया। सेकंड, सूक्ष्म महाद्वीप जिन्होंने लंबी दूरी तय की है, ओपियोलाइट। तीसरा, निष्क्रिय किनारे पर बनने वाले अवसादों के कील के आकार का संकुल। चौथा, पृथ्वी की महासागरीय परत का एक खंड और अंतर्निहित ऊपरी मेंटल जो समुद्री तट से ऊपर उठा और निरावरण किया गया। बल्कि
ये जो ओफियोलाइट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ये पृथ्वी थी तो एक ऊपर था अंगारा लैंड और बीच में था गोंडवाना, ठीक है, नीचे था गोंडवाना। इसके बीच से होकर के एक सागर गुजरता था, ये महासागर था, इसको कहा जाता था पेंथालासा। बेसिकली ये पेंजिया के टूटने से अंगारा और गोंडवाना बना था। ये बीच का जो महासागर गुजरता था, सागर जो गुजरता था, उसको कहा जाता था टेथिस सागर, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ा होगा तो यही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में अलग अलग विभाजित होने के बाद देश के यूरेशिया और गोंडवाना आपस में करीब आते गए, तो ये दोनों आपस में जब इधर आते गए तो यहां जो सागर का निक्षेप है, यह निक्षेप धीरे धीरे ऊपर उठता चला गया। दोनों आपस में ये दोनों एक दूसरे की ओर आते गए, तो यहां बीच की जो भूमि थी वह ऊपर उठती चली गई। तो यहां जो समुद्री निक्षेप था वह निक्षेप भी ऊपर उठता चला गया, ठीक है। तो वैसा समुद्री निक्षेप जो कि ऊपर उठता चला गया, बेसिकली उसी को कहा जाता है ओफियोलाइट, ठीक है। तो ये आपके लिए एक जानकारी है, जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए, लेकिन ये सलाह रहेगी कि वन लाइनर क्वेश्चन में आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रश्न जहां से पूछे जाने की संभावना अधिक है वहां से हम प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो वन लाइनर होता है हमारा, वो आपके लिए यूपीएससी के क्वेश्चन के लिए संभावित होता है, तो इसको बहुत सीरियस होकर के इन सब प्रश्नों को देखा करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। अब देखिए, मुझे लगता है कि यह प्रश्न तो आप लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाना है इस बार के प्रीलिम्स में, इसलिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं जानना है, आइए जितना जानना है उतना मैं आपको बता दूंगा। पहला स्टेटमेंट, यह अवार्ड इंदौर सिटी ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिकल रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इस श्रेणी में जीता है। तो पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे थे तो पहले स्टेटमेंट में आपको दो फैक्ट मिले। पहला तो कि एक सिटी का नाम मिल गया, और दूसरा कि किस श्रेणी में मिला, उस श्रेणी का नाम दिया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। अब कह रहा है ऊपर दिए ग्रंथों में से कौन सा सही है। आप सभी जानते हैं बेसिकली हमारी इस सीरीज का उद्देश्य भी यही है कि आपको बेहतर तरीके से यह सिखा दिया जाए कि प्रश्नों को इलिमिनेट कैसे करना है। अब यहां पर जैसे ही किसी शहर का नाम दे दिया गया, निश्चित शहर का नाम दे दिया गया, तो जैसे ही स्टेटमेंट डेफिनेट होने लगता है, निश्चितता आने लगती है, तो गलत होने की संभावना भी बढ़ने लगती है। तो यहां पर पहले तो एक शहर का नाम दे दिया, और दूसरा एक फैक्ट, और दूसरा फैक्ट की उसको बता भी दिया कि किस श्रेणी में अवार्ड मिलेगा, तो श्रेणी का नाम भी दे दिया गया। दो फैक्ट हो गए। सेकंड में देखिए कि एक मंत्रालय का नाम दे दिया गया और स्थान का नाम दे दिया गया, यहां भी दो फैक्ट। पहले में निश्चितता है, डेफिनेटली है कि यह इंदौर ही है, और दूसरा कि इसी श्रेणी में जीता है। तो जैसे ही स्टेटमेंट डेफिनेट होने लगे उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो यहां पर भी इसका गलत होने की संभावना है। सेकंड स्टेटमेंट में एक मंत्रालय है, मंत्रालय, विभाग, संगठन, ये सब जो अगर दिए जाते हैं तो यहां पर गलत होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। दूसरा एक स्थान का नाम इसमें दे दिया गया है, तो एक तो मंत्रालय और दूसरा स्थान, दोनों निश्चितता की ओर बढ़ जाते हैं। मंत्रालय निश्चित रूप से बहुत सारे केसेस में गलत होता है, और अगर कोई स्थान का नाम दे दिया गया, निश्चित स्थान का नाम, तो वहां पर भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए। ये देखिए, यूपीएससी कुछ ही ऐसे प्रश्न पूछता है जिसमें एक और दो दोनों गलत होते हैं, लेकिन उनको पहचानने का तरीका यही है कि वे स्टेटमेंट, वो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखेगा, बल्कि उसमें डेफिनेटिव निश्चितता अधिक दिखेगी। ऐसे ऐसे फैक्ट दिए रहेंगे, दो तीन फैक्ट दिए रहेंगे कि आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये तो फैक्ट है,
और हार्डकोर फैक्ट है तो वहां पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जान लेते हैं। बेसिकली वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ऑफ HYD हैदराबाद, भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद को 2022 का ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। तो इंदौर को नहीं मिला है, किसको मिला है? हैदराबाद को। और ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद सिटी ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिकल रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इस श्रेणी में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, हैदराबाद ने जीता है। दूसरा कि इसे भारत सरकार ने या भारत सरकार के किसी मंत्रालय ने या नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया है, बल्कि इसका आयोजन कहां किया गया है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया का एक शहर है जेजू, वहां पर इसको आयोजित किया गया है। किसने किया है इसको? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, इस संस्था ने इस अवार्ड का आयोजन किया है। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। साउथ कोरिया में यहां शहर का नाम भी बदल सकता है। जैसे ही अगर स्टेटमेंट आ जाए साउथ कोरिया के इस शहर में, तो शहर का नाम अगर दे दिया जाए तो आप मान लीजिएगा कि वो शहर का नाम दिया गया तो वो गलत ही दिया जाएगा। मैक्सिमम संभावना है कि वो गलत दिया जाएगा। सिर्फ साउथ कोरिया दिया जाए तो सही होने की संभावना है, लेकिन साउथ कोरिया का अगर शहर का नाम ऐड कर दिया तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट कुछ खेल कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि इसका आंसर क्या हो गया। इसका आंसर हो गया न तो 1 और न तो 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है, तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हो सकता है इसका आंसर आता हो। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा, एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में 2 से अधिक फैक्ट मिलने लगे तो वहां पर मान के चलिएगा कि कोई ना कोई फैक्ट गलत जरूर है। अब आपको पढ़ते समय लगेगा कि सारा सही है, फिर भी यूपीएससी इतना माइन्यूट लेवल पे वहां पे गलती कराता है, वो गलती आज आपको पकड़ना है। देखिए पहले स्टेटमेंट में मैं कोई हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं। अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन भू आकृति विज्ञानी ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के रूप में एक व्यापक तर्क प्रस्तुत। अब जैसे आप लोग अगर इसको पढ़ते तो कहां का हाईलाइट करते मैं बता रहा हूं। पहला अल्फ्रेड वेगनर नाम लेते, एक जर्मन भू आकृति विज्ञानी तो जर्मन। तीसरा 1912 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के रूप में एक व्यापक तर्क प्रस्तुत किया। मतलब आप लोगों को पहले स्टेटमेंट में 3 फैक्ट दिखे और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों फैक्ट जैसे ही आपने 3 फैक्ट है, लेकिन तीनों फैक्ट सही हैं। आप लोगों ने तो पढ़े ही होंगे जर्मनी के इस दार्शनिक के बारे में, इस विज्ञानी के बारे में। तो मैंने तो कहा है कि जहां 2 से अधिक फैक्ट हो वहां गलत होने की संभावना होती है, और आपने पढ़ा है कि नहीं, वेगनर ने तो 1912 में ही दिया है, जर्मनी के ही दार्शनिक थे और अल्फ्रेड वेगनर उनका नाम भी था। तो गलत कहां है? गलत बहुत माइन्यूट लेवल पे कराया गया है, भू आकृति विज्ञानी। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, जैसे ही आप अरे भू आकृति के बारे में ही तो इन्होंने बताया है। बेसिकली वेगनर एक जर्मन थे, 1912 में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, लेकिन वो भू आकृति विज्ञानी नहीं थे और इस पर आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही 2 से अधिक फैक्ट दिख जाए आपको मानना है कि यूपीएससी ने कोई ना कोई खेल वहां पर जरूर किया है, और इतना स्मार्टली खेला है कि शायद आपका दिमाग वहां पर, आपका ध्यान वहां पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है। सेकंड, वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय पिंड का निर्माण किया और बृहद महासागर ने उसे, ओके। थर्ड, महाद्वीपीय बहाव के समर्थन में साक्ष्य के रूप में खाना तट में सोने के समृद्ध प्लेसर ये जमा है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है। अब देखिए पहले में हमें 4 फैक्ट मिल गए, नाम जर्मनी, भूआकृति विज्ञानी, 1912, और मेरा, मैंने बार बार कहा है कि अगर 1 से अधिक फैक्ट, 2 से अधिक फैक्ट मिल गए तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको गलत मानते हैं कि पहला गलत हो रहा है तो ये दोनों गायब हो गए। अब आपके पास ऑप्शन है केवल 2 और 3 और, या फिर केवल 3। और मैंने बताया है कि यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा रहा है, जब भी यूपीएससी ने ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो उसमें जो अधिकांश वाला आंसर था
केवल 2 और 3 और केवल 3, तो यहां पर केवल 2 और 3 वाला अधिकांश यूपीएससी ने सही किए। तो अगर रिस्क लेना हो तो आप लोग इस पर रिस्क लीजिएगा, इस पर रिस्क नहीं लीजिएगा, यहां सही होने की संभावना अधिक है। अब आइए इसको जान लेते हैं। बेसिकली वेगनर ने कहा कि, यही से जान लेते हैं, ये जर्मन मौसम विज्ञानी थे, ठीक है। 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले पूरा जो भूभाग है उसको उन्होंने एक पृथ्वी बना दिया। पृथ्वी के अंदर उन्होंने कहा कि ये भूभाग है, इसे उन्होंने नाम दिया पेंजिया, और इसको चारों ओर से सागर ने, पानी ने घेरे हुए है, उस पानी को उन्होंने कहा पेंथालासा। फिर उन्होंने कहा कि इस पेंजिया को कुछ बल उत्तर और दक्षिण की ओर खींच रहे थे। अब वो कुछ बल कौन से थे? तो उन्होंने कहा जो ध्रुवीय बल है, पोलर फोर्स, एक तो वो है, दूसरा जो चंद्रमा का आकर्षण बल है, चंद्रमा का आकर्षण बल है, वह भी इनको खींच रहा है। और इस तरीके से ये पेंजिया, उन्होंने बताया कि पेंजिया बाद में आकर के 2 भागों में टूट गया और ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड या यूरेशिया, बाद में बना, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ठीक है। और फिर यही गोंडवाना लैंड से और टूटते टूटते नीचे वाले महाद्वीप बने और अंगारा लैंड से टूटते हुए ऊपर वाले महाद्वीप बने। तो ये उन्होंने सिद्धांत दिया। सिद्धांत देते हैं तो सिद्धांत के पीछे आपको साक्ष्य बताना होता है। तो अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये बता दिया कि एक ही महाद्वीपीय पिंड से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब उसमें उन्होंने बताया कि पेंजिया जो था 200 बिलियन वर्ष पहले महाद्वीपीय पेंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और फिर वो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, इसी को लॉरेंसिया को कहीं कहीं अंगारा भी कहा जाता है, कहीं लॉरेंसिया भी कहा जाता है, और गोंडवाना लैंड में टूट गया, इसी से वर्तमान के महाद्वीप बने। फिर उन्होंने बताया कि इसका साक्ष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि महाद्वीपों का मिलान कर लीजिए। जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के तट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, या यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के तट हैं उनको ध्यान से देखेंगे, या फिर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के तट हैं तो ध्यान से देखेंगे, तो सब मिलकर मिलने के साक्ष्य हैं, सब एक ही जैसे उनके बनावट है। तो उन्होंने कहा कि उनका बनावट मिल खाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो महासागर के इस पार जैसे ब्राजील है और अटलांटिक महासागर के इस पार साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं, दोनों के पास जो वहां के चट्टान है उनकी अगर आयु निकाली जाती है तो दोनों के चट्टानों की आयु एक समान होती है। दोनों का इसका मतलब है कि ये पहले एक ही चट्टान थे, बाद में टूट करके अलग देश बन गए। चट्टानों की आयु। दूसरा टिलाइट, टिलाइट का मतलब कि जो निक्षेप है, जो निक्षेप जो भारत में निक्षेप पाए जाते हैं वही निक्षेप पोलर रीजन में भी पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्लेसर जमा, और उसमें उन्होंने बताया कि जो घाना तट के पास जो सोने के भंडार है, उन घाना तट के पास सोने के भंडार है और ब्राजील के पास भी उस तट से सटे हुए सोने के भंडार हैं। उन तटों पे जो चट्टान है उनकी आयु भी सेम है। फिर उन्होंने कहा कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं तट के इस पार, जो जीवाश्म पाए जाते हैं एक देश में, दूसरे देश में तट के उस पार भी वैसे ही जीवाश्म पाए जाते हैं। इससे पता चलता है ये सब क्षेत्र पहले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इस तरीके से वेगनर ने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। तो आप लोग इसका आंसर करने की स्थिति में आ गए। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको अपने नॉलेज का उपयोग अधिक करना है, ट्रिक ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये यूपीएससी के 2020 का एक क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक पीवाईक्यू भी शामिल किया जाता है ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि यूपीएससी आपसे क्या पूछता है और उसके क्वेश्चनों को कैसे कम जानकारी होते हुए भी सही किया जा सकता है। ये देखते हैं, ये 2020 का इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 2021 और 2022 को हमने कर लिया, 2020 अभी चल रहा है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, मैंने जो ट्रिक बताए हैं उन ट्रिक को अप्लाई करके देखिएगा। पहला स्टेटमेंट, शहरी क्षेत्रों में
श्रमिक की उत्पादकता इसमें वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। ये उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है उत्पादकता की। भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो श्रमिक थे उनकी उत्पादकता में कमी आई है। कमी क्यों आई है? निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि। जैसे सतत शब्द जब भी आ जाएगा ऐसे ही हार्ड हो जाता है कोई भी स्टेटमेंट जिसमें कि सतत शब्द जुड़ जाए, लगातार। यूपीएससी ने से बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जिसमें कि लगातार, बार बार, लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, और ये स्टेटमेंट गलत होने के लिए बहुत अधिक संभावित होते हैं। तो अगर पहला गलत हुआ तो आपका ये आंसर गायब हो गया। सेकंड अगर गलत हो रहा है, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, सतत शब्द लगने से ये गलत हो रहा है। तो सेकंड भी अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब कि 1 और 2 गलत है। तो यहाँ बी और सी में से कोई आंसर है, केवल 3 और 4। तो इसका मतलब कि 3 तो निश्चित रूप से सही है, 3 के बारे में हमें चिंता नहीं करनी है। 4 को देखते हैं। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। आप लोग जानते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है, क्योंकि कृषि अब पर्याप्त रोजगार देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में पलायन होता है। ये तो आसान सा ऑप्शन था, इसको सही किया जा सकता था। तो 3 और 4 सही, इसका आंसर बी हो गया। मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसको हम अगर नहीं भी जानते तो भी ऑप्शन से इलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि पहला निगेटिव है और दूसरे में सस्टेनेबिलिटी है, दूसरे में निश्चितता है, सतत है, लगातार है। ऐसे स्टेटमेंट अक्सर क्या होते हैं? गलत होते। तो यहां पर सिर्फ नॉलेज से इसको सही नहीं, बल्कि बिना नॉलेज के भी अगर आप स्मार्ट है, स्टूडेंट है, इलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं तो भी सही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसे प्रश्नों का भाई नॉलेज कहां से लाया जाए? तो इकोनॉमी के प्रश्नों को पहले तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कि जो इकोनॉमी के कंसेप्ट है वो पूछे जाते हैं, और दूसरा कि करंट में सिनेरियो चल रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो, उससे प्रश्न पूछा जाता है या ट्रेंड पूछा जाता है। तो सिनेरियो और ट्रेंड ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। निर्माण आयुष के चैनल पे आपको इकोनॉमिक सर्वे लाइव सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2023 का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया गया है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी के ऐसे प्रश्नों को सही किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीरीज के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होते हैं वे बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। तो पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इस संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में। पहला स्टेटमेंट, यह संरक्षण संगठनों की वैश्विक भागीदारी है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? ये दुनिया में जितने भी संरक्षण संगठन हैं उनका एक कोलैबोरेशन है, उनका एक ग्रुपिंग है। ये इंडिपेंडेंटली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों का यहाँ पर मिश्रण है। सेकंड स्टेटमेंट, इस संगठन से जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा उत्पन्न। आ गया स्टेटमेंट, निश्चित हो गया स्टेटमेंट कि इसी संगठन से जैव विविधता शब्द या उसकी अवधारणा निकली है। जैसे ही निश्चित होने लगे, डिफरेंट होने लगे, निश्चितता अगर स्टेटमेंट में आने लगती है तो वहां पर गलत होने की संभावना भी बढ़ने लगती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दी, संस्था से जोड़ दिया उसका नाम। थर्ड स्टेटमेंट, यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में ज्ञात या संदर्भित स्थलों की पहचान करता है। अब भाई नाम क्या है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करेगा? जैव विविधता क्षेत्रों में जो संदर्भित स्थल है उनकी पहचान करता है, जो पक्षी से जुड़े हुए स्थल है। इसमें हमें कोई हार्डकोर फैक्ट नहीं मिला, कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं मिला, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट अक्सर सही होते हैं। तो तीसरा सही होने के लिए संभावित है। पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई निगेटिव नहीं है, कोई भी हार्डकोर फैक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में एक हार्डकोर फैक्ट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। जहां हार्डकोर फैक्ट मिला उसके गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये अगर हम सेकंड को गलत मानते हैं तो सेकंड को जैसे ही हमने गलत माना, हमारे पास
दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और फिर बचता है केवल 1 एंड 3 और कोई नहीं। तो 1 कोई नहीं वाला तो सही नहीं होगा, क्योंकि इनमें से ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि थर्ड और पहला सही होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर ए है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिकली वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये बहुत सारे एनजीओ का एक ग्रुप है। ठीक है, जो वर्ल्ड और जो कि वन्य जीव है उनके रक्षा, उनके आवास से जुड़े हुए संरक्षण का प्रयास होता है बेसिकली। और आप सभी जानते हैं कि जो जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द है, इसकी अवधारणा नॉर्मन मायर्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1988 में दिया था। यह पर्यावरणविद थे नॉर्मन मायर्स, इन्होंने दिया था। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जैव विविधता हॉट स्पॉट का कंसेप्ट नहीं दिया था, बल्कि इसकी कंसेप्ट नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व भर में पक्षियों या उनसे जुड़े हुए स्थलों की पहचान करता है और उनके संरक्षण का प्रयास करता है। बड़े बड़े पार्टनरशिप भी करता है ताकि दुनिया के जो देश, अब ये सिर्फ देशों से पार्टनरशिप नहीं करता है, देशों के साथ साथ एनजीओ, किसी कंपनी से भी पार्टनरशिप करके वर्ल्ड लाइफ और पक्षियों के जीवन को बचाने का प्रयास करता है। तो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी जानते हैं कि सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर बेसिकली आप लोगों को करना होता है। ठीक है, प्रश्न में बोल देता हूं कि सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में की गई। सेकेंड स्टेटमेंट, SDSN और ब्रेट्समैन स्टिंग 2016 से वार्षिक SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब ये दोनों संगठन मिल करके 2016 से ये रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा, अब ये दोनों स्टेटमेंट पर है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो मैं सामने से हट जाता हूं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आप लोगों ने सही आंसर किया तो मैं लाइक कर दूंगा, और अगर गलत आंसर आया तो कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,